नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। यदि हम दोनों दलों की झोली की बात करें तो बीजेपी की झोली ज्यादा भरी हुई न दूर से ही नजर आ रही। विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत, बड़े बड़े निर्णयों के बाद भी शांत सतह यानी घोषित कोई गुटबाजी नहीं। सारे नेता कंट्रोल में, न केवल कंट्रोल में बल्कि उनकी पोजीशनिंग भी वैसी जैसी पार्टी चाह रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद उमड़े जनता के सेंटीमेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा जो न केवल अपनी पार्टी को बल्कि गठबंधन के सहयोगियों को भी पार लगा देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में तय किया गया कि कुछ सीटें पके हुए नेताओं को और कुछ युवाओं को दी जाएंगी। सवाल जो कांग्रेस के सामने पहाड़ जैसा है वो है देशव्यापी। उनके पास कोई मोदी के मुकाबले ऐसा चेहरा नहीं है अब तक जो उन्हें अपने साथ बहा ले जाए। जो एक गठबंधन से आस बंधी थी वो कुछ बीजेपी ने सेंध लगाकर बिखरा दिया तो कुछ खुद ही बिखर गए। कई राज्यों में जिनमें अब धीरे धीरे एमपी का नाम भी शुमार होने लगा है, जनाधार खिसक रहा है कांग्रेस का। ऐसे में चुनौती यह है कि सूबे की 29 सीटों के लिए वे कौन से नाम तलाशे जाएं जो मुकाबले में तो कम से कम रहें। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, ओमकार मरकाम जैसे नेता पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अनिच्छा जता चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनके मनोबल की भी परीक्षा अभी होनी है। तो आज हुई दोनों दलों की बैठकों के आलोक में करेंगे चर्चा कि कौन कितने पानी में है। विधानसभा चुनाव में तो साफ दिख रहा था कि जनता बीजेपी के एक चेहरे से उबी हुई है, लेकिन लोकसभा में तो वैसा कुछ नहीं है। बीजेपी की आक्रामकता फिर वैसी ही दिख रही है जैसी तब थी, और कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती तो एकजुटता को बनाए रखना है। चुनाव के खर्चे संभालने तक की भी चिंता उनके सामने है। ऐसे बहुतरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी में दोनों ही प्रमुख दलों यानी कांग्रेस और बीजेपी में सक्रियता चरम पर है। पहले बात बीजेपी की करते हैं। पार्टी का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। खास और आम हर तरह के नेता एक दक्ष संस्था से ज्ञान ले रहे हैं। इसमें बात गवर्नेंस की भी हो रही है, पॉलिटिक्स की भी और शुचिता की भी। इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि कौन कौन से मुद्दे लेकर किस तरह से जनता के बीच जाना है और कैसे अधिकतम वोटर्स को अपनी तरफ लाना है। यूं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई भी चुनावी बैतरणी आसानी से पार कर लेने वाली बीजेपी के पास इस बार एक नई उपलब्धि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जो गैर राजनीतिक हिंदुओं को भी उनकी तरफ ला सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी दावा कर रहे हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 10% वोट शेयर वो बढ़ाकर लाएंगे। आज चुनाव का आगाज प्रत्येक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। एक बैठक आज इधर भी हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दावेदारों पर मंथन हुआ और सूत्रों के मुताबिक जो निचोड़ बाहर आया है वो है लोकसभा चुनाव में टिकट का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सीनियर और जूनियर नेताओं को बराबरी से मिलेंगे टिकट। 15 सीटों पर युवा और 14 पर पुराने चेहरों को मिलेगा मौका, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जिन 2-3 नामों से एमपी में कांग्रेस पहचानी जाती है यानी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, वे सभी कह रहे हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं तो उनका लोकसभा लड़ना और जीतना जाहिर है कि बड़ा सवाल रहेगा। ये मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 14-15 पे युवा चेहरों को उतारो, 14-15 पे सीनियर लीडर को उतारो ताकि एक अच्छा तालमेल बन के एक अच्छी सूची हम बना सकें और अच्छे ढंग से संघर्ष कर सकें। बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने हम लोगों को। यदि उसका आदेश होता है तो कांग्रेस हाईकमान की आज्ञा का पालन किया जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियों और योद्धाओं की तैनाती ही युद्ध के नतीजे की ओर स्पष्ट इशारा कर रही है। कांग्रेस में जो बड़े नेताओं की चुनाव लड़ने की झिझक है उसकी वजह भी साफ है। अव्वल तो चुनाव बहुत खर्चीला होता है। दूसरा, मोदी की आंधी पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े नामों को उड़ा ले गई थी। इस बार तो उस आंधी में कई वजहों के चलते आवेग भी बहुत ज्यादा है। जाहिर है कि कौन चाहेगा ऐसी आंधी के सामने
खड़े भी होना। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मंजरी जी का। दूसरे मेहमान है जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं मंजरी जी से। मंजरी जी, जो आज प्रबोधन कार्यक्रम हुआ, मुझे नहीं पता ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, विमर्श है, क्या क्या ज्ञान मिला आपकी पार्टी के नेताओं को आज के कार्यक्रम में? देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो हमारे लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, विस्तारक बनाए गए हैं और क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं, ऐसे करके और लोकसभा संयोजक, ऐसे करके 4 जो है वो जो पूरे चुनाव को लीड करेंगे। इन लोगों के आज मार्गदर्शन किया वरिष्ठ नेतृत्व ने और पूरा जो हमारी कार्य योजना है उसके विषय में भी उनको मार्गदर्शित किया है। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है लोकसभा चुनाव का, तो हम किस तरीके से जनता के बीच में जाने वाले हैं और वो जो जनता के लिए जो हमने काम किए हैं, जो विकास के काम किए, जो गरीब कल्याण के काम किए, जो हमने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम किए, उन सब मुद्दों को लेकर और जो हितग्राहियों ने जिन योजनाओं का लाभ लिया उन सबको जोड़कर आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और किस तरीके से हमें प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना है, उस पर आज पार्टी काम कर रही है। तो उस सबको लेकर आज मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है और पार्टी के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जितेंद्र जी को इन करता है। जितेंद्र जी, आपके यहाँ भी एक बड़ी बैठक थी आज स्क्रीनिंग कमेटी की, जितना आप सार्वजनिक कर सकते हैं उस मीटिंग के बारे में बताइए। तो आज जो प्रभारी की बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधियां आए थे, हमारे लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी एवं जो क्लस्टर बने हैं उनके प्रभारियों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई हमारी, और उसमें यह तय हुआ कि किन किन उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं उन सबको लेकर एक समरी बनाने का काम 1-to-1 का काम हुआ और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई, जिसके माध्यम से हमारा वार रूम जो बना है नया लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए, उसको लेकर के चर्चा हुई। और जो हमारी तैयारी फील्ड पे है, एक लोकसभा, एक विधानसभा और बूथ वार, उन सबको लेकर तैयारियों का आज हुआ। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, इनके भी क्लस्टर, उनके भी क्लस्टर, इनके भी क्लस्टर प्रभारी, उनके भी क्लस्टर प्रभारी, हम अगर तुलनात्मक देखें तो किसका पलड़ा आपको अभी तक भारी दिखता है? कौन से प्रभारी ज्यादा भारी हैं? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी एक टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। वो बात कर रही है कि हमें 10% वोट शेयर हर पोलिंग स्टेशन पर बढ़ाना है। ठीक बात। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है कि वो 14 और 15 के फेर में पड़ी हुई है कि 14 ये लड़ेंगे, 15 वो लड़ेंगे। ये जो फर्क है, ये फर्क बताता है कि आप चुनाव में किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। एक तरफ बात होती है कि हम तालमेल कर रहे हैं, वहां तालमेल जैसी भारतीय जनता पार्टी में कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो ये मान ही रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और परसेंटेज बढ़ाना है। यही रणनीति विधानसभा में हमने देखी थी और कांग्रेस ने जिस तरह की रणनीति अपनाई थी वो भी देखी थी कि उसका नतीजा क्या हुआ। लगता है ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को जो सबक लेनी चाहिए विधानसभा से वो ली नहीं। उसके कार्यकर्ता के भीतर जो हताशा है, नेताओं के भीतर जो डर है, वो साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि उस डर से उबर गए होते तो निश्चित तौर पर बात करते कि हम इतनी सीटें जीतने आगे बढ़ रहे हैं या हमारा जो 40% वोट विधानसभा में मिला है हमें उसको कैसे बचाना है, इसकी वो बात कर रहे होते। वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो बात केवल उतनी कर रहे हैं कि सब 14 और 15 ये होगा, बाकी फिर जो हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस की समस्या तो यही है कि वो उनके पास यदि आप 29 कैंडिडेट भी यदि ढूंढोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10 के आगे सूची नहीं बढ़ती है कि कौन से महत्वपूर्ण चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो ये हो रहा है कि जिसको भी आप चाहो लड़ा दीजिए और वो चुनाव मोदी जी के नाम पे जीत जाएगा, हम आप भी जीत जाएंगे। मोदी जी के नाम पे एक चुटकुला चलता है ना, मोदी जी के नाम पे जो खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। मोदी जी के नाम, बिल्कुल। मंत्री जी को इन कर लेते हैं एक बार। तो उसी तरह की स्थिति है। ठीक है, मंत्री जी को इन कर लेते हैं। मंत्री जी, अगर मान लीजिए दिनेश जी का भी आकलन यही है कि भी ठीक है, अभी तो आपका बड़ा एक ब्रांड है, एक हीरो है आपकी पार्टी में जो जिसके नाम पे वोट भर भर के आ जाते हैं, फिर क्यों मतलब बाकी अभी आज भी आपने कुछ लोगों को शामिल कराया है, तो फिर छोड़ दीजिए ना भाई, हु केयर्स के भाव में रहिए। कांग्रेस से क्यों बुलाना, या अगर आ रहे हैं लोग तो उनसे कहिए नहीं सब वहीं रहिए, हमें जरूरत नहीं, हम तो सब सक्षम लोग हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक विचार के साथ काम करती है, एक विचारधारा से जुड़ी है, और जो व्यक्ति भी इस विचारधारा में आना चाहता है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे पहले जो एक प्रथम जो है हमें वो राष्ट्र है, और जो लोग राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, और यदि वो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। लेकिन ये कहना कि हम उनको जीतने के लिए, तो देखिए, जीतना और ना जीतना जनता का फैसला होता है, लेकिन हमें किस काम के लिए जनता ने चुनकर भेजा था, हम उस पर कितना खरे उतरे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने जनता के लिए काम किया, गरीब के उत्थान का काम किया, मैंने पहले ही बोला इस बात के लिए। और आज देखिए, देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ पांचवी आर्थिक जो है हमने ऊंचाई पर पहुंचाया देश को। लेकिन आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है, देश का बच्चा बच्चा मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। यदि मोदी जी कुछ बोलते हैं, यदि मन की बात उनकी चलती है, तो आप देखिए कैसे मोहल्लों में, घरों में सब परिवार के लोग बैठकर उनकी मन की बात सुनते हैं, और मोदी जी जो कहते हैं उस पर एक एक व्यक्ति उन पर भरोसा करता है। ना केवल हमारे राष्ट्र के लोग भरोसा करते हैं, पूरी दुनिया आज मोदी जी की तरफ देखती है। देखिए, अभी जो बजट आया, तो उसमें से मैं एक जो मैंने बहुत ज्यादा मुझे वो क्लिक हुई जो बात कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो बजट दिया वो अनुसंधान के लिए दिया। ये देश में पहली बार हुआ कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी धर्म संस्कृति को संरक्षित करते हुए, अपनी सनातन परंपरा को संरक्षित करते हुए, देश को विकास को लेके, और हम महिला, किसान, युवा और गरीबों के उत्थान के साथ उनको सशक्तिकरण करते हुए हम पूरी दुनिया में अपनी एक साख को बना रहे हैं, दुनिया में और साख बना रहे हैं। एक बार विज्ञान जितेंद्र जी को की इन तरफ कर हम लेते हैं। बढ़ रहे जितेंद्र जी, हैं। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि भाई आप क्या लेके जाते हो, आप लोग झोली लेके जाते हो, एक झोली इनकी, एक झोली आपकी। इनकी झोली में दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, आपकी झोली में जैसे दिनेश जी का भी एक वो है आकलन कि माइंडसेट ही उस तरह का नहीं दिख रहा कि हमको जीतना है। क्योंकि टारगेट वाली बात से मैं भी सहमत हूं कि जब लक्ष्य दिया जाता है, मान लीजिए 10 का दिया जाएगा तो व्यक्ति 8 तो अचीव करेगा कम से कम। टारगेट भी मिसिंग है और झोली में उपलब्धियां भी मिसिंग दिख रही हैं। आपकी टिप्पणी जितेंद्र जी। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो 14 और 15 की जो बात है उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि निश्चित तौर पर युवा जोश एवं अनुभव को साथ लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी कांग्रेस, इसीलिए 14 और 15 की बात हुई। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आपने देखा, उसमें विधायकों के अलावा मंत्रियों को यह बताया जा रहा है किस तरीके से फाइल चलाना है, किस तरीके से पारदर्शी कार्य प्रणाली होना चाहिए। आपने देखा एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्पष्ट किया था कि अपने पहनावे को और अपने रहन सहन को ऐसा रखो कि जनता को लगे कि नहीं मध्यम वर्गीय आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा बयान कहाँ है? रहन सहन में हो गए थे। मैं रोकना चाहूंगी मुख्यमंत्री को जितेंद्र जी, ऐसा बयान कहाँ है जो आप बोल रहे हैं? मंजरी जी, मैंने आपको ध्यान सुन लेते, मंजरी सुन लेते, हाँ सुन लेते। चलिए आप बोलिए। हाँ कि जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा मध्य प्रदेश विधानसभा में भी नहीं था। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उन्होंने बढ़त हासिल की मध्य प्रदेश में। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर चुनाव चेहरे से ज्यादा मुद्दों पर असर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर जवाब देने के लिए जवाब नहीं है कि उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आज 20 करोड़ लोगों के रोजगार का सवाल पूछेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा जवाब। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई को कम करने का वादा आपने किया था, आज वो वादा कहाँ है और महंगाई का स्तर क्या है, इस पर जवाब देना पड़ेगा। हमने 3 उदाहरण देखे प्रवीण जी। कर्नाटक में इन्होंने हनुमान जी को लेकर के चुनाव लड़ा, लेकिन आपने देखा कर्नाटक की जनता हो, हिमाचल की जनता हो, विकास पर केंद्रित रही और उसका परिणाम आपने देखा। चलिए उम्मीद कर लेते हैं आपकी उम्मीद और आप पर ही बात कर लेते हैं। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, सहमत हैं आप जितेंद्र जी जो बात कह रहे हैं उससे? और दूसरी बात क्या इस एक बात से जो मैं और अंडरलाइन कर देता हूं पूरी बातों के अलावा, कि चेहरा जरूरी नहीं है, और वो भी लोकसभा चुनाव में जब आइडेंटिटी नहीं हो कि इधर से कौन, तब फिर किसके आगे, इनके आगे जाने की गुंजाइश आपको दिख रही है फिर दिनेश जी? नहीं, देखिए प्रवीण जी, चेहरे की जो राजनीति है जी, ये जो चेहरे की राजनीति है प्रवीण जी, बहुत पुरानी राजनीति है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेके आती थी, लेकिन कांग्रेस एक अपने मनोबल के साथ चुनाव लड़ती थी।
उसके पास एक क्लियर विजन होता था कि वो किसके साथ जा रही है, उसके पास एक वोटर सपोर्ट होता था कि वोटर, उसके पास एससी वोटर है, एसटी वोटर है, माइनॉरिटी वोटर है, बहुत सारी जो है उसके रीजनल लीडर होते थे जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते थे। आज हम सुन रहे, अभी जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे, बात किस चीज की हो रही है, विधानसभा चुनाव के बारे में वो बता रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में क्या हुआ। जो लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के हिसाब से क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट क्या है और मुद्दे क्या आपने जनरेट किए, जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं। यदि वो राम मंदिर का मुद्दा लेके जा रहे हैं, या उन्होंने 22 तारीख का जो आयोजन था, पूरे देश में एक जश्न का माहौल बनाया, एक नैरेटिव तैयार किया, उस नैरेटिव की कोई काट आपके पास है? आप चेहरा तो छोड़ दीजिए, चेहरा नहीं है कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एक अलायंस के साथ जा रहे थे, उस अलायंस का क्या हुआ? अलायंस अभी मैं आने वाला था उसी सवाल में। जब हाँ, बोलिए, आप बात पूरी पूरा कंफ्यूजन है, आप जब पूरा कंफ्यूजन जब आपके पास है, आपके पास लाइन और लेंथ आपकी दोनों बिगड़ी हुई है, तो आप विकेट को बचाएंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है। एक बार मंजरी जी को इन कर लेते हैं, फिर वहां जाते हैं। मंजरी जी वो कह रहे हैं कि हैं भाई उनके पास एजेंडे, अभी आपने सुना भी, वो कह रहे हैं महंगाई के मसले पे जाएंगे और बाकी के दीगर जो मसले, उन्होंने रोजगार के मसले पे जाएंगे, और वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कर्नाटक में आप लोग फेल हुए वैसे देश भर में हो जाएंगे, ये उम्मीद है कांग्रेस की। देखिए, मैं बहुत ही अच्छे से ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस का इंडी गठबंधन है और कांग्रेस, ये नेता और नेतृत्व विहीन गठबंधन है। इनके पास ना तो कोई विजन है, ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है। और जैसे कि अभी दिनेश जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया, तो ये जनता देखती है। और आप किस तरह देश विरोधी बयान करते हैं। अभी जो हाल ही में जो बयान आया कि कर्नाटक को अलग करने की जो बात आई, उस पर इनके नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया। जिस तरीके से राम मंदिर वाली जो बात आई, तो उसके आमंत्रण को जो इन्होंने अस्वीकार किया, उसको भी जनता ने देखा कि कैसे राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, और फिर उसके बाद इन्होंने भ्रम फैलाने की काफ़ी कोशिश की। हम भारतीय जनता पार्टी विभिन्न संप्रदाय, पंथ को, जातियों को एक करके चुनाव लड़ना चाहती है, और उनको एक करके एक राष्ट्र में एक अच्छा वातावरण पैदा करना चाहती है कि हम सब एक हैं। आप जातियों को विभाजित करना चाहते हैं, और शुरू से आपने इसी तरीके से राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, जातियों में बांटकर आपने राजनीति की, तो वो जनता ने देखा, तो जनता ने उसका जवाब दिया। आज का युवा ये सब नहीं चाहता। आज का युवा चाहता है कि उसके हाथ में रोजगार हो। आपने रोजगार के ऊपर सवाल उठाया, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि स्टार्टअप इंडिया के जरिए हमने कई उद्योग स्थापित किए, और ना केवल हमने युवाओं को नौकरी वाले मांगने वाले हाथ बनाए, बल्कि हमने नौकरी देने वाले हाथ बनाए हैं। और जिस तरीके से आज हमारा जो देश बसता था छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में, लघु उद्योगों में, हमने उनको पुनर्जीवित किया, आत्मनिर्भर एक बार जवाब देते हैं। एक बात ये भी है कि जो दिनेश जी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं। हमने भी अपनी शुरुआत में ये बात मेंशन की थी कि एक पब्लिक सेंटीमेंट होता है, पब्लिक सेंटीमेंट सेट कर दिया उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद। ये आप मानोगे कि जो गैर राजनीतिक हिंदू है वो भी इस बात से खुश है, और उसे लग रहा है कि हाँ भाई बीजेपी ने कराया। मतलब चाहे कुछ भी कह दो कि राजीव जी ने ताला खुलवाया था, नरसिम्हा राव जी ने ये किया था, पब्लिक ये मान रही है कि भाई बीजेपी नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। तो एक ये इनके पास एज है, प्लस पॉइंट है। बाकी की योजना, तीसरा लीडर, और आपके पास जो है वो ये है कि गठबंधन के लोग जब छोड़ छोड़ के जा रहे हो, तो फिर ये लग जाता है कि भाई आप जो है क्राइसिस में है। निश्चित तौर पर प्रवीण जी, अगर हम चुनाव हारे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी कमियों के कारण आ रहे हैं। दिनेश जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक वाकया दिनेश जी को भी याद होगा, आपको भी याद होगा। कमलनाथ जी के खिलाफ सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने गए थे। जब लोगों ने उनसे, प्रेस के लोगों ने सवाल किया कि आप यहाँ छिंदवाड़ा लड़ने आए हैं, प्रचार में 12 बजे निकल रहे हैं, 5 बजे अपने होटल में वापस आ रहे हैं, तो सुंदरलाल पटवा जी ने कहा था कि चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, और देश में आज मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, निश्चित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करती है, लेकिन जहां जहां विकास पर चुनाव केंद्रित हो जाता है वहां इन्हें मुश्किल हो जाती है, जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए। आज भी आपने पकोड़े तलने को अगर रोजगार बना दिया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छलावा किया आपने। आप आर्थिक नीतियों की बात करें, आप विदेश नीति की बात करें, आप अर्थव्यवस्था की बात करें, 55 लाख करोड़ के कर्जे को 1,65,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा आपने ले लिया। इस देश में 5 रुपए बढ़ जाता था तो आंदोलन हो जाती थी, 50-50 रुपए पेट्रोल डीजल पे आपने बढ़ा दिया, और आप कहते हैं विकास कर रहे हैं। इस देश में जनता का खून चूस के अगर विकास लिखा जा सकता है,
तो मुझे लगता है वो विकास ठीक है। नहीं। ठीक है। सरकारें व्यापार करने के लिए आऊंगा नहीं आऊंगा होती, आऊंगा। पहले एक बार कल्याण इनको कर करने लेते के हैं। लिए होती है। ठीक है जीतन जी, और एक बार इसमें दिनेश जी को इन करते हैं। तो बताइए, निश्चित तौर पर रोजगार के बाद काला धन वापस लाएंगे, इसलिए नोटबंदी की थी ठीक है आपने। सर, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी को इन कर लेते हैं, वक्त तेजी से फिसलता हाथ से। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, जो बड़े नेता मना कर रहे हैं, आऊंगा जीतन जी, वक्त रहा तो जरूर आऊंगा, एक क्लोजिंग के लिए आऊंगा आपके पास। पहले दिनेश जी को इन कर लेते हैं। मिर्ची धनिया को लेकर के ठीक है ठीक है, मोटी मोटी सारी बातें ले ली सर आपकी। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए, दिनेश जी को इन कर लेते हैं, फिर वो शोर जैसा लगेगा। दिनेश जी, अरे सर ठीक है, पब्लिक मान जाए तब। मुझे क्यों मुतमईन करा रहे हैं आप? जनता हो जाए तो ठीक है। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, इनके बड़े नेता, एमपी के संदर्भ में फिर वापस लौटते हैं, हम अपने सूबे की बात कर लेते हैं। इनके बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, मतलब कुछ घोषित कर रहे हैं, कुछ संकेतों में कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? वजह क्या ये वही है जो हमने मेंशन किया कि भाई एक तो चुनाव इतना खर्चीला, दूसरा ऐसा नहीं कि फिर आंधी आए और उड़ा के ले जाए। पिछली बार उड़ा ले गई आंधी मोदी की, तो ये डर होगा उनके मन में कि एक तो कितना खर्चा करो और फिर उड़ जाओ। बिल्कुल, ये तो सारी चीजें हैं। दूसरा, जो अभी ये चुनाव हुआ है 2023 का, उसमें जिस तरह से जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की थी, जो एक माहौल जिस तरह का बनाया था, उसके अनुसार परिणाम नहीं मिले। और जिस तरह का हमने देखा कि दिल्ली में भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बहुत सारे सवालात खड़े किए, वो उस तरह के सवालात तो जनता में है ही। उससे हुआ ये है कि जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो टूटा हुआ है। आज नेता को कार्यकर्ता पकड़ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे उनको पकड़े। तो उनको जब कार्यकर्ता नहीं मिलेगा तो वो चुनाव लड़के क्या करेंगे? पिछला चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक पे था और इस बार तो राम मंदिर की सफलता पर चुनाव है ना। तो कौन बार बार चुनाव हारने के लिए लड़ेगा? वो कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जिसका टिकट मिलना चुनाव जीतने की गारंटी हुआ करता था। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि यदि कुछ उम्मीद होती तो आदमी कोशिश भी करता है। यदि वही आप अजय सिंह को फिर कहेंगे कि नहीं सीधी की जगह सतना लड़ जाइए, तो पिछली बार भी तो लोकसभा का चुनाव लड़े थे ना। कमलनाथ जी ने अपने लड़के को लड़वाया था, दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़े थे। तो आपके पास लेने के तो वही नेता है जिनको आप बार बार उतारते हैं, जिनको बार बार आप रिजेक्ट करती है जनता, उनको फिर ले आते हैं। आपके पास ग्राउंड में काम करने वाले जो दूसरे लोग हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनकी भी मेहनत देख ली आपने। टिकट नहीं मिला, लोगों को शिकायत थी कि आप सर्वे की बात करते थे, टिकट मिला नहीं। तो जो नेतृत्व पर यदि अपना कार्यकर्ता और नेता भविष्य भरोसा नहीं कर रहा है, तो फिर ये किसके सहारे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जनता का माइंडसेट एक अलग तरह का है। कार्यकर्ता के मनोबल पर आप चुनाव लड़ते हैं, पोलिंग स्टेशन तक कार्यकर्ता लाता है, वो यदि आपके साथ नहीं है तो चुनौती बहुत ज्यादा है। बात करें आप, एक बार मंत्री जी को इन करते हैं, फिर ये सवाल लेके जाएंगे हम जीतन जी के पास। मंत्री, 10% हर बूथ में वोट शेयर बढ़ाना, ये लगता है बहुत लंबा टास्क ले लिया आप। हम दिनेश जी कह रहे थे कि भाई टारगेट लेना अच्छी बात है, लेकिन क्षमता से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल क्षमता से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जनता का विश्वास है, इसलिए हमने ये टारगेट लिया। और निश्चित तौर पर जब हम कोई काम करते तो हमें एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही काम करना चाहिए, और वही भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है। और देखिए, आज कांग्रेस की हालत क्या है कि भगदड़ मची हुई है। इंडी गठबंधन की क्या हालत है? भगदड़ मची हुई है। जैसे एक जहाज डूबने वाला होता है, उसमें भगदड़ मच जाती है, इस तरीके की इनकी भगदड़ मची हुई है। इंडी गठबंधन का क्या हाल है कि यदि नदी में बाढ़ आ जाती है तो सारे कीट पतंगे और सांप नेवला बंदर, सारे पक्षी जो एक दूसरे के घोर दुश्मन है, वो उस पर शरण ले लेते हैं। तो ये तो इनकी गठबंधन की हालत है। और जैसे ही वो बाढ़ का पानी उतरेगा, फिर एक दूसरे को, और अब उस बाढ़ का पानी उतरने के पहले ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। तो ये तो इनकी हालत है। तो मैं समझती हूँ कि जो जनता के बीच में, अब इनके नेताओं ने चुनाव लड़ने का मना क्यों किया? अगर ये जनता के बीच में रहते तो जनता के दुख दर्द में शामिल होते, जनता का काम करते, तो आपको जनता आशीर्वाद देती है। जनता का काम नहीं किया। जीतन जी के पास चले जाते, वक्त फिसल रहा है, एसी कमरे से बाहर निकले नहीं। जीतन जी को इन करते हैं। जीतन जी, कार्यकर्ता नहीं है, इस बात से तो हम भी सहमत हो। मुझे लगता है आप भी सहमत हो कि पब्लिकली भले आप कमेंट नहीं करो कि भाई लगातार हार से हताश तो हो ही गया होगा वो। अब वो कहां से आपके लिए जा जाके ये घर घर जा रहे हैं, इनकी योजनाएं घर घर जा रही हैं, इन्होंने कई तरह के इनके फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, तब ये मुश्किल नहीं लगती आपको? प्रवीण जी, सिर्फ एक पीले चावल के अलावा क्या जा रहा है घर घर, आप बताइए। ऐसी कौन सी योजना है? अगर ये गैस सिलेंडर कम करने की योजना लेके घर घर जा रहे हो तो मुझे जवाब दे दे। सिर्फ पीले चावल लेके घर गए, इसके अलावा तो नहीं गए। इनका इतिहास देखिए, कभी रामशिला पूजन के नाम पे चंदा लेने गए, कभी पादुका पूजन के नाम पे चंदा लेने गए।
हरदम चंदा लेने का काम इन्होंने किया है। और इस बार पीले चावल के अलावा ये जाए घर पे बोले कि 450 में सिलेंडर का ये सर्टिफिकेट लीजिए, आप 450 में सिलेंडर। महंगाई कम करने की बात है, किसी घर में रोजगार का एक पत्र लेके जाए कि आपके घर में हमने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार की बात की थी, ये लीजिए आप। ये बताए कि इस बार पेट्रोल डीजल कम कर रहे हैं, ये कहीं कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ जितेंद्र जी जनता के बीच में जाया अच्छा, कीजिए। एक बार जितेंद्र जी जनता के बीच में जाया कीजिए। फिर दिनेश जी के पास जाएंगे क्लोजिंग में। एक छोटा सा कार्यकर्ता पे जल्दी टिप्पणी कर दीजिए, फिर दिनेश जी के पास जाएंगे। कार्यकर्ता नहीं है आपके पास, कार्यकर्ता कोई भरोसा नहीं है इनके ऊपर, जनता क्या भरोसा करेगी? फिर दिनेश जी के पास जाना क्लोजिंग के लिए। आज भी हमारे पास लोकसभा में 10-10, 12-12 उम्मीदवार लगातार टिकट मांग रहे हैं। आज केंद्र के प्रतिनिधि आए थे, उनको ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से हम 3 का पैनल किसका बनाए। तो ठीक है दिनेश जी, बिल्कुल फिसल गया बात। दिनेश जी को इन कर लेते हैं, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। जितेंद्र जी बिल्कुल पर्याप्त वक्त दिया मैंने पूरी डिबेट के दौरान दोनों पॉलिटिकल गेस्ट पे। एक बार दिनेश जी को इन करेंगे क्लोजिंग रिमार्क के लिए। दिनेश जी, जीतू पटवारी में वो क्षमता आपको दिखती है कि इन्हें एकजुट रख पाए, इन सारे लोगों को ठीक यूटिलाइजेशन कर लें अपनी टीम का? क्लोजिंग आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम का चुनाव है ये, और ये ईवीएम तो रहेगी लोकसभा चुनाव के समय तक। तो जब ईवीएम का मैसेज आप अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, अपने नेताओं को दे रहे हैं, तो कैसे आप एकजुट रहेंगे, कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा? और दूसरा, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से कैश ट्रांसफर कर रही है केंद्र सरकार, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? वो तो हितग्राही मूलक जो वोटर है, ठीक बात है सर, माफ कीजिए, इजाजत नहीं देता वक्त अब इससे ज्यादा चर्चा को आगे ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है, जैसे हमने भी कहा, जाहिर बात है कि मैं भी और दिनेश जी भी दोनों किसी दल से वाबस्ता नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसे देखने के बाद ये लगता है कि अभी बीजेपी अपर हैंड है। कांग्रेस किस स्तर पर कैसी तैयारी करती है और इनके मुद्दों का काट कैसे तलाशती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।